गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सभी बताइए? बढ़िया हो, मस्त हो और मस्ती रहना। ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आइए आज इस लेक्चर में हम चर्चा करेंगे बीए पार्ट फर्स्ट ईयर और सब्जेक्ट अपना ड्राइंग एंड पेंटिंग। और ये लेक्चर नंबर कितना है? 92। कितना नंबर है? 92 नंबर का लेक्चर है। इससे पूर्व वाले लेक्चर में अपन ने चर्चा की थी, यानी कि 91 नंबर के लेक्चर में अपन ने चर्चा की थी किसके बारे में? मौर्य काल के बारे में, जिसमें मौर्य काल में किस किस का शासन काल रहा, किसके समय में ये मौर्य काल प्रारंभ हुआ और किस राजा के समय में मौर्य काल में चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य कला आदि को प्रोत्साहन मिला। और उसके अलावा सम्राट अशोक के बारे में भी अपन ने पढ़ा था कि उनके जीवन काल में या उनके शासन काल में किस तरीके से उनमें परिवर्तन आता है और किस प्रकार से वो बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं। और बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद में वो अपने पुत्र सुमेंद्र और अपनी पुत्री सुमित्रा को कहाँ भेजते हैं? उन्हें भेजते हैं श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए। और उसके बाद में उन्होंने लगभग 84,000 स्तूपों का, शिलालेखों का, स्तंभों का आदि का निर्माण किया, जिसमें छोटे और बड़े सभी प्रकार के थे। जिनमें से अपन ने कल चर्चा की थी कि उनमें से 17 स्तंभ हमें अभी तक प्राप्त हुए हैं और जिनमें से मोस्ट जो थे साइज में विशाल आकार के, उनको मैंने कल आपको बता दिया था कौन से स्थान पर है, ये भी बता दिया था। और आज अपन उसके बाद में अपन ने चर्चा की थी सारनाथ के स्तंभ के ऊपर कि सारनाथ का स्तंभ वाराणसी यूपी में है और यहाँ पर जो स्तंभ है उसे स्वतंत्र भारत की महामुद्रा के रूप में इसे ग्रहण किया गया है। अर्थात अपनी जो मुद्रा चलती है, भारतीय मुद्रा, नोट चलते हैं ना रुपए, तो उनके ऊपर भी सारनाथ का स्तंभ बना हुआ है और इसे राज्य चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया है। पिछले लेक्चर में मैंने कुछ फोटो पेस्ट की थी वीडियो में, वो आपने देखी होगी कि इसमें 4 सिंह चारों दिशाओं में मुंह किए हुए बैठे हैं। उसके नीचे चौकी पर 4 पशु है, वो दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं और बीच में क्या है? चक्र है। एक चक्र जो टॉप में शीर्ष में चारों शेरों के ऊपर था वो अभी टूट गया है, तो वो नहीं है, बाकी तो सब एज इट इज अवस्था में बचा हुआ है और ये पत्थर से निर्मित है। और इसके अलावा जो 4 पशु है उसमें सिंह है, गज है, गज यानी हाथी, सिंह यानी शेर, वृषभ यानी बैल और अश्व यानी घोड़ा। इन चारों पशुओं को बताया गया है उसमें। और बीच में चक्र है, इस चक्र में 24 क्या है? आरे हैं, यानी कि ताड़ियाँ बोलते हैं जो, तो ये समय का प्रतीक है, गति का प्रतीक है। 24 घंटे होते हैं दिन और रात में, तो उनके पैर का प्रतीक है। इसके अलावा मैंने कल आपको बताया था कि कौन सा पशु किसका प्रतीक है, वो आपने पिछले लेक्चर में देख लिया होगा। वापस दोहराने की कोई आवश्यकता नहीं है, यदि आवश्यकता पड़ेगी तो वापस से बता दिया जाएगा। उसके बाद में अपन ने चर्चा की थी किसके बारे में कि अशोककालीन स्तूप, स्तंभ, शिलालेख, जिसमें मैंने आपको थोड़ा बताया था कि सांची का स्तूप, भरूच का स्तूप आदि निर्मित है किसके समय में? मौर्यकालीन सम्राट अशोक के समय के। तो आइए आज चर्चा करेंगे इस लेक्चर में अशोक की है, यानी मौर्य काल में जो अशोक के द्वारा निर्मित स्तंभों का समय व कुछ मान्यताओं के बारे में चर्चा करेंगे। अशोकीय स्तंभों का समय व कुछ मान्यताओं के बारे में अपन चर्चा करेंगे। उसके बाद में और चर्चा करेंगे अशोककालीन शिलालेखों की। किसकी? अशोककालीन शिलालेखों की भी अपन चर्चा करेंगे। और उसके बाद में अशोककालीन वास्तुकला की, वास्तुकला यानी भवन निर्माण कला, इनके समय में
जो स्तूप और स्तंभ बनाए थे, शिलालेख बनाए थे, ये सब किस में माने जाएंगे? ये माने जाएंगे वास्तुकला के अंतर्गत। और फिर चर्चा होगी अशोककालीन मूर्तिकला की। किसकी? अशोककालीन मूर्तिकला की चर्चा होगी। तो सबसे पहले अपन प्रारंभ कर रहे हैं अशोकीय स्तंभों का समय व कुछ मान्यताएं। अशोकीय स्तंभों का समय व कुछ मान्यताएं। तो देखिए, स्तंभों में से कुछ स्तंभ तो संभवतः ऐसे हैं जो अशोक के काल के नहीं है बल्कि उससे भी पूर्व के हैं। अशोक के काल के नहीं है बल्कि उससे भी पूर्व के हैं, क्योंकि मौर्य काल का जो समय है वो 325 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ठीक है, लेकिन यूपी के अंदर एक स्थान है पीपर हवा। क्या नाम है? पीपर हवा। इस पीपर हवा से भी एक स्तंभ प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है? स्तंभ प्राप्त हुआ है। और इसका जो समय है वो माना जाता है 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व। कहने का मतलब ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था उस जन्म से 325 साल पहले की बात है। मौर्य काल तक प्रारंभ हुआ था। कौन सा काल? मौर्य काल। लेकिन जो पीपर हवा से जो स्तंभ प्राप्त हुआ है उसका समय माना जाता है 5वीं शताब्दी ईस्वी, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से 500 साल ईसा पूर्व। कितने वर्ष पूर्व? 500। अब देख लीजिए खुद ही आप, 325 से ज्यादा होता है कि 500? 500 ज्यादा है, तो इसका मतलब और भी पहले से ईसा मसीह का जन्म हुआ था, उससे 500 वर्ष पूर्व की बात है। और इधर मौर्य काल प्रारंभ हुआ था 325 ईस्वी पूर्व। तो ये जो पीपर हवा का स्तंभ है यूपी से प्राप्त हुआ है, ये 500 ईस्वी पूर्व का है या 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व का है। अर्थात स्तंभों में से कुछ स्तंभ तो ऐसे हैं जो अशोककालीन नहीं है बल्कि इससे भी पूर्व के हैं। कुछ स्तंभों की जो शैली है वो अशोकीय स्तंभों से सर्वथा भिन्न है और ये स्तंभ पहले के जान पड़ते हैं। जैसे कि बखीरा का स्तंभ, एक बखीरा में भी एक स्तंभ प्राप्त हुआ है। एक तो पीपर हवा का स्तंभ है और एक बखीरा का स्तंभ। बखीरा का स्तंभ, ये जो बखीरा का स्तंभ है ये भी मौर्य काल से पूर्व का है, अर्थात अशोक के काल से भी पूर्व का है। ये राजा सम्राट अशोक के द्वारा नहीं बनाया गया, उससे भी पूर्व ये बन गया था बखीरा का स्तंभ। याद रखेंगे, क्वेश्चन ये आएगा कि सम्राट अशोककालीन स्तंभों में से निम्न में से कौन सा स्तंभ नहीं है, तो आप लिखेंगे पीपर हवा का स्तंभ नहीं है इनका, और कौन सा नहीं है? बखीरा का स्तंभ भी नहीं है। या फिर क्वेश्चन आएगा कि मौर्य काल से पूर्व का निम्न में से कौन सा स्तंभ है, तो आपका आंसर हो जाएगा, अगर ऑप्शन में बखीरा का स्तंभ है तो भी सही हो जाएगा, या पीपर हवा का स्तंभ ये भी आपका सही हो जाएगा। या फिर क्वेश्चन आएगा निम्न में से मौर्यकालीन स्तंभ नहीं है, कौन सा नहीं है? 4 ऑप्शन तो आपको दे देंगे, 3 ऑप्शन तो मिल जाएंगे कौन से? अशोककालीन, और एक ऑप्शन हो जाएगा अशोक से भी पूर्व का, जिसमें एक ऑप्शन में आ जाएगा बखीरा का स्तंभ या फिर आ जाएगा पीपर हवा का स्तंभ। तो आप तुरंत देख के बता देंगे। बिठा दिया जाए। कुछ स्तंभों पर लेख भी लिखे हुए हैं, कुछ स्तंभ है उन पर क्या लिखे हुए हैं? लेख भी लिखे हुए हैं। अर्थात अशोककालीन जो स्तंभ है उन स्तंभों पर कुछ पे लेख लिखे हुए हैं। क्या लिखे हुए हैं? लेख लिखे हुए हैं। जैसे कि कौशाम्बी का स्तंभ, कौशाम्बी का स्तंभ कौन सा? कौशाम्बी का स्तंभ, कौशाम्बी का स्तंभ, कौशाम्बी का स्तंभ, इस स्तंभ पर लेख लिखे हुए हैं, यानी कि इस
स्तंभ पर बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ लाइनें लिखी हुई है, कुछ लेख लिखे गए हैं। कौन से स्तंभ पर? कौशाम्बी का जो स्तंभ है, इस स्तंभ पर लेख लिखे हुए हैं। क्या लिखे हुए हैं? लेख लिखे हुए हैं। इसके अलावा अशोककालीन स्तंभों में, अशोककालीन जो स्तंभ है उनमें जैसे कि मोस्टली कौन कौन से? लुम्बिनी का, लुम्बिनी स्तंभ, लुम्बिनी स्तंभ है, और उसके अलावा निगलीवा का स्तंभ है, निगलीवा स्तंभ। निगलीवा स्तंभ के अलावा और कौन सा? सारनाथ का स्तंभ, जो मैंने बताया था कल आपको, सारनाथ का स्तंभ। वाराणसी यूपी में बुद्ध गया स्तंभ, बुद्ध गया स्तंभ कहां पर है? बिहार में है। और इसके अलावा सांची का स्तंभ मध्य प्रदेश में, रायसेन जिले में, सांची का स्तंभ मध्य प्रदेश जिले में, रायसेन जिले में। तो ये सब क्या है? अशोककालीन स्तंभ है। लुम्बिनी का स्तंभ, निगलीवा का स्तंभ, सारनाथ का स्तंभ, बुद्ध का स्तंभ या बुद्ध गया का स्तंभ और सांची का स्तंभ, ये सब क्या है? अशोककालीन स्तंभ है। तो आप यहाँ लिख लेंगे अशोककालीन प्रमुख स्तंभ, लुम्बिनी का स्तंभ, निगलीवा, सारनाथ, बुद्ध गया और सांची का। इसके बाद में अपन चर्चा करेंगे किसकी? अशोककालीन शिलालेखों की। किसकी? अशोककालीन शिलालेख, अशोककालीन शिलालेख। अशोककालीन शिलालेख के बारे में चर्चा होगी। अशोककालीन शिलालेख, इसके बारे में चर्चा करेंगे कि अशोक के द्वारा जो खुदवाए गए सभी लेख जो कहां पर थे? स्तंभों पर थे। अशोक के खुदवाए गए सभी लेख स्तंभों पर है। किस पर है? स्तंभों पर है। तो लिखेंगे अशोक के खुदवाए सभी लेख जो स्तंभों पर है। अशोक के खुदवाए गए सभी लेख स्तंभों पर है। अशोक के खुदवाए गए सभी लेख किस पर है? स्तंभों पर है। अथवा अन्य शिलालेख, इसके जो अन्य शिलालेख हैं वो सभी ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। किसमें? ब्राह्मी लिपि में। अथवा सभी शिलालेख कौन सी भाषा में? ब्राह्मी लिपि में। लिपि है ब्राह्मी, ध्यान रखना, ध्यान रखना, ब्राह्मी लिपि में, ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। जो ये ब्राह्मी लिपि थी, ये अपन जैसे कहां से लिखते हैं? अपन इस साइड से लिखते हैं, लेफ्ट हैंड से। यहां से ये पेज है अपना, ये पेज है, ठीक है। और यहां से अपना लिखना प्रारंभ करते हैं इस तरीके से। अब जब ये पेज भर जाता है पूरा, तो ये अगला पेज है। फिर इसमें भी अपन यहीं से लिखना प्रारंभ करेंगे। अब ब्राह्मी लिपि में क्या होता था? जैसे कि ये पेज है, इसमें उल्टी साइड से लिखते थे, यहां से ऐसे उल्टा लिखा जाता था इसे ब्राह्मी लिपि में। अब ये पेज भर गया तो दूसरे पेज में भी यहीं से प्रारंभ करेंगे।
इस तरीके से यहाँ से लिखते हुए इधर आते थे, राइट हैंड से लिखते हुए लेफ्ट हैंड की तरफ, और अपन लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो ये अंतर है ब्राह्मी लिपि में। तो अशोक के खुदवाए गए सभी लेख स्तंभों पर है, किस पर है? स्तंभों पर है। और अथवा सभी शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए हैं, किसमें? ब्राह्मी लिपि में। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, अशोक कालीन सभी शिलालेख निम्न में से कौन सी लिपि में लिखे गए हैं? तो आंसर आ जाएगा ब्राह्मी लिपि में। कौन सी लिपि में? ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। वहीं आगे चलकर यानी कुछ समय के बाद में देवनागरी लिपि के रूप में विकसित हुई, और भाषा क्या थी इसकी? मागधी। तो वहीं आगे चलकर जो ब्राह्मी लिपि थी, ये कौन सी लिपि के रूप में विकसित हुई? देवनागरी लिपि के रूप में। तो लिखेंगे कि आगे चलकर देवनागरी लिपि के रूप में विकसित हुई कौन सी लिपि? ब्राह्मी लिपि। और इसकी भाषा कौन सी हो गई? मागधी भाषा हो गई। भाषा तो कौन सी हो गई? मागधी। और आगे जाके लिपि कौन सी हो गई? लिपि हो गई देवनागरी। देवनागरी लिपि। तो दोबारा से सुनो वापिस से, अपन चर्चा कर रहे थे अशोककालीन शिलालेखों की, कि अशोक के खुदवाए गए सभी लेख स्तंभों पर है। इतना समझ में आ गया? अशोक के द्वारा खुदवाए गए लेख थे वो किस पर है? स्तंभों पर है। इसके अलावा अथवा सभी शिलालेख ब्राह्मी लिपि में। सभी शिलालेख कौन सी लिपि में? ब्राह्मी लिपि में है। और आगे चलकर ये जो ब्राह्मी लिपि के लेख थे ये किस में बदल गए? देवनागरी लिपि में। और इनकी भाषा कौन सी हो गई? ये होगी मागधी भाषा। भाषा कौन सी थी? मागधी भाषा। लिपि कौन सी थी? ब्राह्मी लिपि और देवनागरी लिपि। ये याद रखेंगे। कला की दृष्टि से इन लेखों के जो अक्षर थे, कला की दृष्टि से इन लेखों के जो अक्षर थे वो अक्षर उत्तम प्रकार के थे, और इनकी जो खुदाई थी वो बहुत सुंदर थी। इन लेखों के ऊपर अक्षरों की बनावट है वो उत्तम प्रकार की थी, और उनको खोद खोद के बनाया गया था, उकेर उकेर कर। तो इनकी जो लिखाई थी, जिसको खुदाई के माध्यम से लिखा गया था, तो इनकी खुदाई बहुत सुंदर थी। खुदाई कैसी थी? बहुत सुंदर। अक्षर बहुत उत्तम थे, और खुदाई बहुत सुंदर थी। अक्षर बहुत उत्तम थे और खुदाई बहुत सुंदर थी। और जो पंक्तियां थी, लेख लिखे गए थे, उन लेखों की जो पंक्तियां थी, पंक्तियां भी एकदम सीधी सीधी थी। पंक्तियां कैसी थी? अपन लिखते ना ऐसे सीधे, एकदम सीधे सीधे, तो ये लिखते थे ऐसे उल्टे, यहाँ से यहाँ, इधर से लिखना प्रारंभ कर देते और इधर खत्म। तो इस प्रकार से जो पंक्तियां थी ये भी एकदम सीधी सीधी लिखी हुई थी। कैसी लिखी हुई थी? एकदम सीधी सीधी लिखी हुई थी। इसी प्रकार से रुम्मनदेही का जो स्तंभ लेख है, कौन सी जगह का? रुम्मनदेही। रुम्मनदेही का जो स्तंभ है, दोबारा लिख देता हूं, दिख नहीं रहा होगा आपको। रुम्मनदेही। अब दिख रहा है? रुम्मनदेही का जो लेख है या स्तंभ लेख है, रुम्मनदेही का स्तंभ लेख इन सभी विशेषताओं का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है, सर्वश्रेष्ठ नमूना माना जाता है। दोबारा सुनेंगे, रुम्मनदेही का जो स्तंभ लेख, नोट लगा के लिखेंगे आप, ऐसे नोट लगाओ। नोट का मतलब ये कोई आप स्पेशल बात बता रहे हो अपने नोट्स में। रुम्मनदेही का स्तंभ लेख इन सभी विशेषताओं का सर्वोत्कृष्ट नमूना है या सर्वश्रेष्ठ नमूना है। ये चर्चा लिखेंगे किसमें?
रुमबंदेही के स्तंभ लेख में। दोबारा सुनो एक बार, चर्चा कर रहे हैं अशोककालीन शिलालेख की, जिसमें अशोक के खुदवाए गए सभी लेख स्तंभों पर बने हुए स्तंभों पर है अथवा सभी शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए हैं। आगे चलकर ये जो ब्राह्मी लिपि है ये किसमें परिवर्तन होगी? देवनागरी लिपि में। और जो इसकी भाषा थी वो क्या थी? मागधी थी। और इन स्तंभों पर अक्षर बहुत उत्तम प्रकार के बनाए गए थे, अक्षर बहुत उत्तम प्रकार के मिले हैं। और जो खुदाई है वो बहुत सुंदर है। इस जो अक्षरों को खोद खोद कर बनाया गया है ना वो बहुत सुंदर है। इसके अलावा जो पंक्तियां हैं वो पंक्तियां भी एक प्रकार से एकदम सीधी सीधी है। इसके अलावा रुमबंदेही का जो स्तंभ लेख है इन सभी विशेषताओं का सर्वोत्कृष्ट नमूना है। समझ में आ गया इतना, या वापिस से समझाया जाए? बताओ जल्दी। वेरी गुड। इसके अलावा अब पढ़ेंगे अपन अशोककालीन वास्तुकला। इसके बारे में अशोककालीन वास्तुकला, अशोक कालीन वास्तुकला, अशोककालीन वास्तुकला के बारे में अपन चर्चा करेंगे कि इस वास्तुकला में किस किस को माध्यम बनाया गया है, अर्थात अशोक ने अपने वास्तुकला में क्या क्या किया था। तो देखिए, अशोक एक वास्तु प्रेमी सम्राट भी था। अशोक जो सम्राट अशोक था वो एक वास्तु प्रेमी सम्राट था। क्या था? वास्तु प्रेमी, वास्तु प्रेमी सम्राट था। ये वास्तु प्रेमी सम्राट था। यानी कि वास्तु का मतलब होता है भवन निर्माण की कला। कौन सी? भवन निर्माण की कला। वास्तु का मतलब होता है भवन निर्माण की कला, भवन निर्माण की कला। इस भवन निर्माण में राजमहल भी आ जाते हैं, रनिवास भी आ जाते हैं। रनिवास का मतलब होता है जहां पर रानियों के रहने का निवास स्थान, उसको रनिवास कहते हैं। तो वास्तु प्रेमी सम्राट था कौन? अशोक। और वास्तु का मतलब क्या हुआ? भवन निर्माण की कला। पाटलिपुत्र में उसने अपने महल बनवाए थे। क्या बनवाए थे? पाटलिपुत्र में सम्राट अशोक ने अपने महल बनवाए थे। तो इस महल के सभा भवन में बहुत भारी व ओकदार खंभे थे। यानी इसने एक सभा भवन बनवाया था पाटलिपुत्र के महल में, और उस महल में एक सभा भवन बनवाया और उसमें क्या किया इन्होंने? बहुत भारी भारी खंभे और जिन्हें ओकदार बनाए थे, चमकदार, उन पर क्या करवाया था? पॉलिश युक्त पत्थर लगवाया था। तो वो खंभे चमकदार थे, गंदे नहीं होते थे। और खुदाई से इसके कुछ प्रमाण हमें प्राप्त होते हैं। जो खुदाई की थी उससे इसके कुछ प्रमाण हमें प्राप्त होते हैं। इसके अलावा इन महलों में जो महल बनवाए थे पाटलिपुत्र में, इन महलों में अत्यंत नक्काशी और मूर्तियां भी लगाई गई थी। यानी कि ये जो पाटलिपुत्र में जो महल बनवाए थे इनमें अत्यंत नक्काशी होता है। आपने देखा होगा जो पुराने हवेलियां होती, पुरानी हवेलियां या बिल्डिंग होते हैं, बड़े बड़े घर होते हैं, उनमें देखा होगा जो जाली झरोके होते हैं उनमें बारीक बारीक नक्काशी की हुई होती है। या फिर आप कभी सिकंदरा या मानपुर गए हो तो वहाँ पर क्या है? पत्थर का कार्य होता है, स्टोन वर्क होता है। तो वो लोग बारीक बारीक क्या करते हैं? पत्थर में डिजाइनिंग बनाते हैं। या फिर कभी जयपुर गए हो तो देवी देवताओं की जो मूर्तियां हैं वो जयपुर में बनती है अलग अलग पत्थर में। तो वो भी एक प्रकार से नक्काशी वाला कार्य करते हैं। जैसे सुनार अपने आभूषणों में बारीक बारीक डिजाइन बनाते हैं तो अपन उस डिजाइन को देख के पसंद करते हैं कि ये डिजाइन अच्छी है, ये नहीं है, ये गले का हार सुंदर है, इसमें डिजाइन अच्छी है, इसमें ऐसे बनावट है, वैसी नहीं है, वैसी नहीं है। अंगूठियों में भी डिजाइन देखते हैं हम। हाँ, तो ये सब क्या है? ये नक्काशी है, नक्काशी बोलते हैं। उसकी जो निर्मित डिजाइन होती है उसी को।
तो अशोक के जो सभा भवन थे उनमें भी जो डिजाइन है वो एक तरीके से नक्काशी युक्त थी और उसमें मूर्तिकारी भी की गई थी। और जो अशोक का ये सभा भवन था इसमें ये डिजाइन है, ये ईरान की राजधानी थी जो थी पर्सिपोलिस। ईरान की राजधानी थी पर्सिपोलिस। ईरान की राजधानी ईरान की राजधानी कहाँ थी? पर्सिपोलिस। ईरान की राजधानी पर्सिपोलिस के सभा मंडप से ली गई थी। यानी कि जो अशोककालीन पाटलिपुत्र में जो सभा भवन था उसकी डिजाइन और उसकी नक्काशी कहाँ से चुराई गई थी? ये चुराई गई थी ईरान की राजधानी, और ईरान की राजधानी थी पर्सिपोलिस में। इस पर्सिपोलिस में भी एक महल था इसी प्रकार से, उस महल से ये डिजाइन चुराई गई थी और लोगों को आज तक पता नहीं चला कि ये डिजाइन कहाँ से आई है। तो सम्राट अशोक भी बहुत चालाक निकले भाई, उन्होंने वहाँ की डिजाइन चुरा ली, क्योंकि ईरानी चित्रकार, मूर्तिकार, स्थापत्यकार ये सब भारत में आते जाते रहते थे, तो उनसे इन्होंने डिजाइन मंगवा ली और इस तरीके से यहाँ भी बनवा दिया। आज पता चल गया अपन को। अभी अगर सम्राट अशोक जिंदा होते तो अपन कह देते उनसे कि आपने तो ईरान की राजधानी पर्सिपोलिस से ये डिजाइन चुराई है, क्योंकि आपके जो पाटलिपुत्र का महल है उससे भी पूर्व, अरे पाटलिपुत्र का जो महल था उससे भी पूर्व ऐसा महल बन चुका था। कहाँ पर? इस पर्सिपोलिस में। लेकिन अपन को आज पता चला इस बात का। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कहना मतलब के। उसके अलावा फाहियान ने इस राजभवन की बहुत प्रशंसा की थी। फाहियान, क्या नाम है? फाहियान, इसने इस राजभवन की बहुत प्रशंसा की थी और उस समय की इमारतों में, जो उस समय की जो इमारत बनी थी उनमें ईंट का प्रयोग किया गया, पत्थर का प्रयोग किया गया, लकड़ी का प्रयोग किया गया, अर्थात ईंट, पत्थर और लकड़ी इन तीनों का उपयोग किया गया था। ऐसी इमारतों को उस समय क्या कहते थे? ऐसी इमारतों को उस समय चैत्य कहते थे। क्या कहते थे? चैत्य। उस समय चैत्य कहते थे। एक तो होता चैत्य, चैत्य का मतलब होता है जहां पर पूजा उपासना की जाए, या फिर राजा महाराजाओं का जो प्रमुख महल होता था उसको। और एक होता है चैत्र। चैत्र क्या होता है? ये चैत्र का महीना होता है जो होली के दूसरे दिन से प्रारंभ होता है। गिनते हैं ना अपन, चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, साठ, सावन, भादवो, आगन, पौष, माघ, फागुन। तो इस तरीके से वो चैत्र है और ये है चैत्य। अजंता की गुफाओं में भी आपने पढ़ा होगा चैत्य की गुफाएं और बिहार की गुफाएं। कुल अजंता में 30 गुफाएं थी, जिसमें से 25 गुफाएं तो बिहार गुफाएं थी और 5 गुफाएं चैत्य की थी। चैत्य का मतलब होता है जहाँ पर भगवान बुद्ध के जो बौद्ध भिक्षु होते थे वो भिक्षु पूजा उपासना करते थे, उसे कहते थे चैत्य। और जहाँ पर भिक्षुओं के रहने का निवास स्थान, जहाँ पर खाना पीना, रहना करना, सोना सब होता था, वो होता था विहार। तो 25 गुफाएं विहार की थी और 5 गुफाएं चैत्य की थी। कौन कौन सी? गुफा संख्या 9, 10, 19, 26 और 30 ये गुफाएं थी चैत्य, और बाकी की 25 गुफाएं क्या थी? विहार गुफाएं। तो समझ में आ गया चैत्य का मतलब क्या होता है? चैत्य राजा का जो प्रमुख महल होता था जहाँ पर सभा मंडप भी होता था, तो उसे उस जमाने में चैत्य कहते थे। और इसे बनाने के लिए ईंट, पत्थर और लकड़ी इन तीनों चीज़ों का उपयोग इसमें किया जाता था और ऐसी इमारतों को चैत्य कहते थे। अशोक ने समस्त भारत में 84,000, कितने हजार? 84,000, हिंदी में भी लिख देता हूं 84,000 अशोक ने अपने शासन काल में, अपने समय में
84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। कितने स्तूपों का? छोटे बड़े कुल मिलाकर 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। और स्तूप समाधि का ही एक प्रकार होता है। जो स्तूप है वो स्तूप क्या होता है? एक समाधि का ही प्रकार होता है। समाधि का ही प्रकार होता है। अर्थात इन्होंने भगवान बुद्ध के जो अवशेष थे उनको एक निर्धारित स्थान पर रखकर उनकी सुरक्षा की दृष्टि से उस स्थान पर क्या बनवा दिए? स्तूप बनवा दिए। उनकी एक समाधि बनवा दी थी। उस समाधि के अंदर उनके शरीर के जो अस्थियां थी उन अस्थियों को संभालकर एक जगह उन्हें स्तूप का रूप दे दिया था, ताकि वो सुरक्षित भी रहे और एक इतिहास में एक याददाश्ती बन सके। इसलिए याद रखने के लिए उस स्थान को अच्छा प्रभावशाली बनाने के लिए, याददाश्ती के लिए ये लोग क्या करते थे? स्तूप बना देते थे, जो आज हम इन स्तूपों के बारे में पढ़ते हैं। ये स्तूप जमीन से गोलाई लिए हुए होते थे। जमीन से कैसे बनाते थे? इन्हें इस प्रकार से गोलाई युक्त बनाते थे और ये बीच में से क्या होता था? खाली होता था। यहाँ पर इनकी क्या रखी जाती थी? अस्थियों को रखी जाती थी। क्या रखी जाती थी? अस्थियों को रखी जाती थी। और इसके चारों तरफ क्या प्रकम्मा बनाते थे लोग बाग? इनकी हंसियों तक प्रकम्मा लगाते थे। फिर यहाँ एक क्या बना देते? गेट बना देते थे। गेट जिसको तोरण द्वार कहते थे। तो ये स्तूप जमीन से गोलाई लिए हुए होते थे और ईंट तथा पत्थर से बनाए जाते थे। किससे? ईंट और पत्थर से ये बनाए जाते थे। और अब चर्चा करेंगे अपन अशोककालीन मूर्ति कला की। किसकी? अशोककालीन मूर्ति कला की चर्चा करेंगे। अशोककालीन मूर्ति कला। अशोककालीन मूर्ति कला। देखो, अशोककालीन कुछ मूर्तियों के उदाहरण अत्यंत उत्कृष्ट रूप में प्राप्त होते हैं। दोबारा सुनेंगे। अशोककालीन कुछ मूर्तियों के उदाहरण आज भी अत्यंत उत्कृष्ट रूप में हमें प्राप्त होते हैं। इनमें से पटना के पास दीदारगंज से प्राप्त हुई एक पटना संग्रहालय में प्रदर्शित है। यानी कि पटना के पास, किसके पास? पटना के पास। पटना के पास, पटना कहाँ पर है? ये है बिहार में। कहाँ पर है? बिहार में। तो इस पटना के पास से प्राप्त हुई थी एक मूर्ति जिसका नाम है दीदारगंज की मूर्ति। नहीं, ये जगह है, पटना के पास जगह है दीदारगंज। क्या नाम है? दीदारगंज। इस दीदारगंज से एक मूर्ति प्राप्त हुई थी जो वर्तमान में कहाँ पर है? पटना संग्रहालय में है। और इस मूर्ति का नाम है चामरधारिणी। क्या नाम है? इसका नाम है चामरधारिणी। चामर है धारिणी। चामरधारिणी यानी कि राजा महाराजाओं के समय में जो दासियां होती थी उनके हाथ में एक पंखा सा होता था, या फिर जिसे वो क्या करते थे? ऐसे हिलाते रहते थे, हवा करते रहते थे, चामर होती थी वो। तो उस ये जो मूर्ति प्राप्त हुई है उसके हाथ में भी एक चामर है, तो उसका नाम हो गया चामरधारिणी। क्या हो गया? चामरधारिणी। ये जो मूर्ति प्राप्त हुई है, दोबारा सुनिए एक बार। पटना के पास, पटना का है बिहार में, तो पटना के पास दीदारगंज नामक स्थान से एक चामरधारिणी मूर्ति प्राप्त हुई है जो वर्तमान में कहाँ है? पटना संग्रहालय में है। ये जो चामरधारिणी मूर्ति है ये ओकदार प्रतिमा है।
कैसी है, ओकदार प्रतिमा है, चमकदार प्रतिमा है और ये अशोककालीन मूर्ति कला का एक उत्कृष्ट नमूना माना जाता है और ये आज भी अद्वितीय इसका उदाहरण बना हुआ है, उत्कृष्ट एवं अद्वितीय उदाहरण है। इस प्रतिमा के अंग प्रत्यंग सुडोल है, यानी कि इसके अंग प्रत्यंग कैसे हैं, सुडोल है, गोल है, भरे हुए हैं और गोलाई युक्त है। यानी कि उस जमाने में इस प्रकार की मूर्ति को बनाने के लिए कलाकार ने कितना अच्छा सोचा होगा, जो आज तक भी ये मूर्ति सुरक्षित है और चमक युक्त है, अर्थात इस मूर्ति को पॉलिश युक्त बनाया गया है, आज भी उसकी चेहरे की मुस्कान बराबर बनी हुई है। और ये मूर्ति चुनार के लाल बलुआ पत्थर से बनी हुई है। कौन से पत्थर से, चुनार के लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है, चुनार के लाल बलुआ पत्थर से, लाल बलुआ पत्थर से। इस मूर्ति को लेकर बहुत अधिक बार क्वेश्चन आया हुआ है और लगता है कि इस बार भी आपके इसमें से क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन कई बनते हैं इसमें से कि चामरधारणी नामक मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है, दीदारगंज से प्राप्त हुई है या पटना के पास दीदारगंज से प्राप्त हुई है। वर्तमान में चामरधारणी जो मूर्ति है जो किसके समय की बनी हुई है, अशोककालीन मूर्ति है, मौर्य काल की, और ये वर्तमान में कहां पर संग्रहित है, वर्तमान में ये पटना संग्रहालय में प्रदर्शित है। क्वेश्चन ये आएगा, दीदारगंज से प्राप्त चामरधारणी की जो मूर्ति है वो निम्न में से कैसी है, तो वो निम्न में से उपयुक्त है, अर्थात चमकदार पॉलिश से निर्मित है। क्वेश्चन नेक्स्ट, पटना के पास दीदारगंज से चामरधारणी नाम की जो मूर्ति प्राप्त हुई है ये कौन से पत्थर से या किस धातु से बनी हुई है या किससे निर्मित है, आंसर हो जाएगा चुनार के लाल बलुआ पत्थर से। किससे बनी हुई है, चुनार के लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। तो एक ही लाइन से कितने सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आप इन सबको क्या करेंगे, लिखकर तैयार करेंगे, याद रखेंगे। इसके अलावा अशोक के समय की जो बनाई हुई कुछ टेराकोटा की मरण मूर्तियां भी हमें प्राप्त हुई है। क्या प्राप्त हुई है, अशोक के समय की बनाई हुई कुछ टेराकोटा होता है, मिट्टी की उपयुक्त बनाते हैं, जिन्हें हाथ देकर थोड़ा सा कैसे बनाया जाता है, अंदर से खोखली बनाई जाती है। तो अशोक के समय की मिट्टी की बनाई हुई कुछ टेराकोटा की मूर्तियां भी आज हमें प्राप्त होती है। और अशोक के काल में मूर्तिकला, वास्तुकला, इनकी विशेषताएं बहुत उन्नति तक पहुंच गई थी, अर्थात मौर्य काल की मूर्तिकला और वास्तुकला की विशेष उन्नति हुई थी। और इसके अलावा मंदिरों के दीवारों पर, तोरणों पर, यानी मंदिरों की जो दीवारें थी उन पर, तोरणों पर, तोरण द्वार जो एंट्री प्रवेश द्वार होता है उस पर अप्सराओं को बनाया गया था, गंधर्व को बनाया गया था, सिद्ध को बनाया गया था। इसके अलावा यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियों का भी निर्माण किया गया था। ये सब मौर्यकालीन अशोक के समय की मूर्तियों के, स्तंभों के, शिलालेखों के और इसके अलावा स्थापत्य कला के, ये सभी के प्रमुख उदाहरण हैं। अब मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ किसके बारे में, जो दीदारगंज से प्राप्त हुई है चामरधारणी मूर्ति, उसके बारे में, और दिखा रहा हूँ अशोककालीन प्रमुख स्तंभ, मूर्तियाँ, शिलालेख आदि के बारे में। तो देखेंगे अब।
अभी देखा आपने अशोककालीन स्तंभ, मूर्तिकला, स्थापत्य कला, शिलालेख आदि के बारे में चर्चा हुई और पटना से प्राप्त चामर धारणी के बारे में भी आपको फोटो के माध्यम से बताया गया। आशा की जाती है कि आपको इस लेक्चर में जो भी चर्चा हुई है वो आपको स्पष्ट शब्दों में और स्पष्ट वाणी में समझ में आया होगा। यदि फिर भी कोई दिक्कत हो आपको तो आप उसके बारे में बता सकते हो, आपको वापस से ये चैप्टर पढ़ा दिया जाएगा और आप नोट्स बनाएंगे अपनी स्वयं की राइटिंग में और याद करेंगे। एग्जाम से पूर्व इसे एक प्रकार से अच्छी उत्तम क्वालिटी के साथ में अपनी याद रखेंगे ताकि एग्जाम में आपके अच्छे से अच्छे नंबर आए। और गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और भारत माता की जय हो।